हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज के दिन हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ये दो खतरनाक चैप्टर्स हैं क्लास। तो इनको अगर आप 10-12 दिन देकर भी अच्छे से डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सा लर्न करते हो ना, तो भी समझ लो क्लास आप अच्छे ट्रैक पे हो। हफ्ते भर में भी अगर एक चैप्टर अच्छे से लर्न हो रहा है ना, धीरे धीरे दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट एक दिन करो, दूसरे दिन थोड़ा सा इसका रिवीजन करो। अगर आप ऐसे करते चले जाओगे ना, डेफिनेटली क्लास बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 4 और ये क्लास आखिरी पार्ट है इसका। कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी बनी हुई है उसमें जो कैपिटल है वो किस प्रपोर्शन में है, डेट कितना है उसमें, इक्विटी कितना है। क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपके कैपिटल में प्रपोर्शन ऑफ डेट और प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कितना है। क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डेट अपॉन इक्विटी से या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी यानी टोटल कैपिटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर द फाइनेंसिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आप डेट अपॉन इक्विटी लिखते हो या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, मतलब टोटल कैपिटल में डेट कितना है, बेसिकली ये जानना है। कई बच्चे कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि जब मैं केस स्टडीज कराऊंगा तो डिटेल में अच्छे से क्लास उसके सारे केस स्टडीज को देख लेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंसिंग डिसीजन का सिर्फ इतना मतलब है कि हमें जो फंड्स की जरूरत है उसके हमारे पास दो सोर्सेस है। ओनर फंड यानी कि इक्विटी, चाहे शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर्स हो, रिटेन अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस हो, वो चीज हो गई आपकी क्लास इक्विटी। और डेट का मतलब बोरोड फंड यानी डिबेंचर्स, लोन, राइट। तो हमें किस सोर्स से फंड्स को रेज करना है। जब हमें पैसों की जरूरत है तो हम डेट से रेज करें या इक्विटी से रेज करें, ये जो सवाल है, ये जो डिसीजन है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। लेकिन हमारी टोटल कैपिटल में डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन कितना रहेगा, इस चीज को क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिसाइड किया जाता है बेसिकली कि हाँ डेट और इक्विटी कितना कितना रहेगा, किस रेशियो में हमारे पास डेट और इक्विटी रहेगा। थोड़ी सी बातें मैं आपको और बता दूं क्लास, जो डेट है ना ये थोड़ा सा रिस्कियर है एज कंपेयर टू कंपनी। कंपनी के लिए डेट रिस्कियर है क्योंकि क्लास उनको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर साल देना ही देना है, लेकिन साथ में डेट चीपर भी है। तो डेट चीपर है और क्लास डेट रिस्कियर भी है। चीपर इसलिए है क्योंकि हम लोग हर साल जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ना, ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। तो हमारा प्रॉफिट जितना कम होगा उतना ही हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा प्रॉफिट जो है वो 6 करोड़ का है, टैक्स है 30%, ठीक है। तो 1.8 करोड़ रुपए का मैं टैक्स दे रहा हूँ। लेकिन मेरा 6 करोड़ का प्रॉफिट और मान लेते हैं क्लास कि हमने जो है वो 1 करोड़ का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, बहुत ज़्यादा लोन डिबेंचर्स हमने ले रखा है, 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। या कुछ भी 50 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, कुछ भी मान लो आप। माइनस करने के बाद बचेगा 5 करोड़। अब मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। जो डिबेंचर होल्डर को हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं या लोन पे जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, दीज आर टैक्स डिडक्टेबल, यानी कि टैक्स जो है ये कम करता है। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट गिरा देगा। 5 करोड़ यहाँ पे आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो भैया आपका कुछ भी माइनस नहीं होगा। डिबेंचर इशू कर रहे हो, हर साल इंटरेस्ट देना है तो प्रॉफिट कम हो गया। तो इसका क्लास 1.5 करोड़, सीधे 30 लाख का क्लास यहाँ पे क्या हो गया, बचत हो गया। इसीलिए जो डेट है ना वो क्लास चीपर सोर्स माना जाता है फाइनेंस का। और दूसरी बात ये रिस्कियर है क्योंकि भैया आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, तो ये रिस्कियर भी है और चीपर भी है। तो आओ, कैपिटल स्ट्रक्चर का हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि आपका रेशियो कितना होगा उसके लिए। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन पढ़ा था ना, वैसा ही। और आप फाइनेंसिंग डिसीजन के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग आपने पढ़े थे, आप उसको बेंचमार्क मान के भी ये कर सकते हो। एग्जामिनेशन में कभी भी फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों कभी नहीं पूछा जाता, दो में से कोई एक पूछा जाता है, राइट। तो सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन, पॉइंट्स आपको सेम लगेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, द डिसीजन रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। द कंपनी अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को भैया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द लोन, लोन पे भी आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है। सम टाइम कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट बट इज नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग पेमेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज है आपके पास जो ध्यान रखनी है वो है कैश फ्लो पोजीशन।
अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो तुम क्लास डेट अपने यहाँ रख सकते हो, क्योंकि तुम उसका ब्याज भर सकते हो, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हो, वो फिक्स ऑब्लिगेशन है, देना ही देना है। लेकिन अगर क्लास आपके पास इतना ज़्यादा कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्लास अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का प्रोपोर्शन आपको ज़्यादा रखना है, डेट का प्रोपोर्शन कम रखना है, राइट। तो पहला है कैश फ्लो पोजीशन। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट class is an important factor which helps deciding the capital structure if return on investment is more। ध्यान समझ रहे हैं, हमने क्लास बहुत तन मन धन से सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लिए इसके। अगर क्लास आपका आरओआई ज़्यादा है, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा है, देन रेट ऑफ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आप लोन ले रहे हो उस लोन पे जो आपको ब्याज भरना है। सीधी सी बात है, मैंने तुमसे या बैंक से लोन लिया 5% में, किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया 10% में, तो 5% की मेरी कमाई होगी। तो अगर आरओआई ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्लास इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डेट आपको इशू करना है, ठीक है। must prefer debt in its capital structure, whereas if ROI is less। अगर भैया मैं तुमसे ले रहा हूँ 5% पे और आगे इन्वेस्ट कर रहा हूँ 3% पे, तो पागल हूँ मैं तो। मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दे, मैं तेरे को 5,000 का ब्याज दे दूंगा। इस 1 लाख रुपए को लगाया मैंने किसी प्रोजेक्ट में, किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाया, वहाँ से मैं 2,000 ब्याज कमा रहा हूँ। तो मैं 2,000 ब्याज कमा रहा हूँ क्लास, 3,000 जेब से भरना पड़ेगा मेरे को। तो इस सिचुएशन में क्लास अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो इस सिचुएशन में मुझे क्लास अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या प्रेफर करना चाहिए, इक्विटी। ध्यान रखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। अगर आरओआई ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वी मस्ट प्रेफर डेट, और आरओआई कम है तो मस्ट प्रेफर इक्विटी, ठीक है। और आप भी समझ भी सकते हो, अगर मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है क्लास, तो सीधी सी बात है मैं और ज़्यादा लोन लूंगा, और ज़्यादा लोन लूंगा, मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो डेट हम लोग इशू करेंगे, और वाइस वर्सा है तो इक्विटी। अगला है कॉस्ट ऑफ डेट। इफ द फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लो रेट, अगर फर्म क्लास सस्ते रेट पे क्लास बोरोड फंड अरेंज कर लेती है, तो कंपनी को प्रेफर करना चाहिए डेट और क्लास एज कंपेयर टू इक्विटी। अगर आपको पता है आपको सस्ते रेट पे, बहुत कम रेट पे, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काफी सारा क्लास पैसा मिल रहा है, तो उठा लो पैसे, फिर आपको इक्विटी क्यों देनी है। अगला टैक्स रेट। ध्यान रखना, हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर। जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा ना, डेट चीपर होगा। मैंने आपको बताया डेट जब हम इशू करते हैं तो हमें हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे प्रॉफिट्स को कम करेगा। तो जब ये हमारे प्रॉफिट्स को कम करेगा तो क्लास हमारा प्रॉफिट कम, तो उस पर टैक्स जो लगेगा वो भी हमारा कम लगेगा। और टैक्स का रेट भी अगर हाइयर है, 40% भी अगर टैक्स का रेट है, तो भी क्लास हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया ना, तो 40% चुभेगा नहीं इतना, ठीक है। तो टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर एज इंटरेस्ट पेड टू द डेट सिक्योरिटी होल्डर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो नेट प्रॉफिट को कम करता है। वेयर एज कंपनी हैव टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर। सो हाई टैक्स रेट मीन्स प्रेफर डेट, वेयर एज लो टैक्स रेट कैन प्रेफर इक्विटी। तो अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो डेट इश्यू करो, टैक्स रेट कम है तो इक्विटी इश्यू करो। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन, अच्छा खासा पैसा है तो डेट इश्यू करो, अदरवाइज इक्विटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई ज्यादा है तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट रखो आप, अदरवाइज इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट अगर कम मिल रहा है तो डेट रखो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। टैक्स रेट हाई है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा रखो, ताकि क्लास इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद हमारा जो बचेगा वो बहुत कम बचेगा प्रॉफिट, उस पर हाई रेट से भी टैक्स लगेगा तो ज्यादा नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को। जैसे अगर मैं बोलूँ 50 लाख का 40%, ठीक है, तो कितना बनेगा क्लास, 50 लाख का 40% बन जाएगा 20 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई प्रॉफिट जो है वो 50 लाख का नहीं है, सिर्फ जो है वो 30 लाख का है, तो इस पे अगर क्लास आपका 50% भी टैक्स लग जाता है, टैक्स रेट ज्यादा कर दिया देखो मैंने, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, तो 30 लाख का 50% कितना बनता है क्लास, 15 लाख। तो हमारा टैक्स 15 लाख का जा रहा है, पहले टैक्स जा रहा था 20 लाख का। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो प्रॉफिट को कम करना है। प्रॉफिट कैसे कम होगा, जब हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। इसका मतलब हमें डेट इशू करना पड़ेगा ताकि हम उस इंटरेस्ट को माइनस करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है क्लास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो आरओआई वाला पॉइंट था ना अभी जो मैंने बताया, अगर आरओआई ज्यादा है तो डेट, अदरवाइज इक्विटी, इसी पॉइंट के ऊपर क्लास ये बात करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। Another factor which helps in deciding the capital structure is cost of equity. Owners or equity shareholders accept a return, मतलब expect a return on their investment, that is EPS। जो EPS है उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी कि हर एक इन्वेस्टर क्लास ये देखता है कि हर शेयर ने मेरे कितने पैसे कमाए हैं, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है। एज फार एज डेट इज इंक्रीजिंग, अगर तुम क्लास डेट बढ़ा रहे हो
और इसके बढ़ने से तुम्हारा ईपीएस बढ़ रहा है, तो तुम्हें क्या प्रेफर करना चाहिए? डेट प्रेफर करना चाहिए। अच्छी बात है, जितना डेट हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा रहे हैं उतना हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम डेट इशू करेंगे। लेकिन अगर डेट बढ़ाने से तुम्हारा ईपीएस घट रहा है तो तुम्हें डेट नहीं इशू करना, फिर तुम्हें क्लास इशू क्या करना है? इक्विटी। ये सेम वही पॉइंट जो क्लास न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था इससे पहले, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने देखे, क्योंकि इस अकेले चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। पूरे बीएसटी में यही इकलौता सा चैप्टर जहाँ से एक सम आ जाता है, कैलकुलेशंस आ जाती हैं, उस बेसिस पे आपको आंसर देना है। सो अगर ईपीएस बढ़ रहा है डेट के बढ़ाने से तो डेट अच्छी बात है, डेट इशू करो, और डेट के बढ़ाने से ईपीएस घट रहा है तो क्लास आपको इक्विटी इशू करनी है। इसमें लिखा है क्लास, एज फार डेट इज इंक्रीजिंग EPS then we can include it in capital structure, but when EPS start decreasing with inclusion of debt add करने से EPS घट रहा है तो we must depend upon equity share capital only। तो अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ा रहे हैं, उससे हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ जा रहा है तो अच्छी बात है, तो भैया डेट इशू करो। लेकिन डेट इशू करने से अगर अर्निंग पर शेयर घट जा रहा है, जैसे सारे केसेस हमने पहले कंपेयर किया था इससे पहले, तो क्लास उस सिचुएशन में आपको इक्विटी इशू करनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आप सबको कहा था शेयर इशू करने में जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर कमीशन, अंडरराइटर फीस, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑफरिंग शेयर, एक्सपेंस ऑन प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा। फर्म प्रेफर सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमें उन सिक्योरिटीज को इशू करना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट या इक्विटी, जिनमें हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट कम है। सिंपल सी बात है, अगर क्लास इशू ऑफ शेयर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो भैया शेयर्स मत इशू करो, कम है तो शेयर इशू करो। रिस्क, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द डेट। ज्यादा रिस्क किससे एसोसिएटेड है? डेट से, एज कंपेयर टू इक्विटी। फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर द रिस्क। देखो इक्विटी जो है वो लेस रिस्कियर है, डेट मोर रिस्कियर है, लेकिन डेट चीपर भी है। तो आपको रिस्क और चीप से कंपेयर करना है आपको, कि भाई डेट जो है वो रिस्कियर है, भैया हमें ब्याज देना ही देना है, कल को बुरी हालात है, कल को पैसा नहीं कमा रहे तब भी ब्याज भरना है, बट हाँ आसानी से मिल जाता है, चीपर है, टैक्स हमारा बचा लेता है ये। तो इस हिसाब से आपको कंपेयर करना है, रिस्क कंपेयर करके देखना है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, सीधी सी बात है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है क्लास, तो उस सिचुएशन में आपको इक्विटी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना है। कंट्री में डिफ्लेशन चल रहा है तो डेट रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने फाइनेंसिंग के अंदर पढ़ा था। कंट्रोल कंसिडरेशन, शेयर देने का मतलब ओनरशिप देना है। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओनरशिप दे दें, लूज कंट्रोल करना चाहते हो तो भैया तुम इक्विटी इशू करो, बट इफ यू डोंट वांट टू लूज योर कंट्रोल देन कंपनी शुड प्रेफर डेट। तो आपको डेट इशू करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कंट्रोल लूज नहीं करना, मैं मालिक रहूं, तो भैया डेट इशू करो। कंट्रोल लूज कर सकते हो, ब्याज नहीं भरना तो इक्विटी इशू करो। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो आप डेट मत इशू करो, अब इक्विटी इशू करो, क्योंकि डेट पे भी तुमको फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है तुम्हारे सर पे तो भैया और कर्जा मत लो, फिर तुम इक्विटी इशू करो। वही लिखा है, इफ अ कंपनी हैज ऑलरेडी इशू अ लॉट ऑफ डेट व्हिच मींस मोर इंटरेस्ट लायबिलिटी और मोर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन कंपनी शुड नॉट इशू मोर डेट बिकॉज इट लीड्स टू मोर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो इन दैट सिचुएशन कंपनी शुड इशू इक्विटी शेयर्स। तो ये सारे के सारे क्लास फैक्टर्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ओवरऑल हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो पैसा लगा हुआ है उसमें अपना कितना है और लिया हुआ कितना है, यानी ओनर फंड कितना है और बोरोड फंड कितना है। अगेन बोल रहा हूँ, ओनर फंड के अंदर शेयर आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। बोरोड फंड के अंदर लोन, डेट, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल। सिंपल सी बात है, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? वो पैसा जिससे हम फिक्स एसेट को खरीदेंगे, दिस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जिससे हम वर्किंग कैपिटल को खरीदेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल बेसिकली क्या होता है क्लास, की जो फिक्स एसेट्स है उसे खरीदने के लिए जो रोकड़ा, जो रुपया चाहिए, उस पैसे को बोलते हैं फिक्स कैपिटल और उस एसेट को क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑब्वियसली क्लास लंबे समय के लिए लगाते हैं, इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज फिनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। भैया अगर मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, कोई प्लांट खरीदना है, तो मैं 6 महीने साल भर के लिए उधार नहीं लूंगा, फिर मैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल के लिए उधार लूंगा। लेकिन अगर मुझे अपनी दुकान का कोई माल खरीदना है, कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, तो भैया मैं फिर शॉर्ट टर्म के लिए उधार ले लूंगा। तो फिक्स कैपिटल बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट।
इसके इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर विच आर एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड। तो अब फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं क्लास जो डिटरमाइन करता है कि भैया मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या कम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स कैपिटल बेसिकली बात करते हैं अगर मुझे कोई फिक्स एसेट खरीदनी है तो उसके लिए जो पैसे चाहिए मुझे, दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। अब ये फिक्स कैपिटल मुझे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए डिपेंड करता है। तो फिक्स कैपिटल मतलब आप शेयर्स इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तुम बेसिकली क्या करोगे, मार्केट से जाओगे, क्लास उधार ले लोगे या कुछ और जुगाड़ करोगे। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर इशू नहीं करोगे, छोटी मोटी चीज़ के लिए। शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना सब बड़ी चीज़ों के लिए होता है, फिक्स कैपिटल के लिए, फिक्स एसेट के लिए होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि तुमको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? बहुत आसान है, तुम्हें अभी याद हो जाएगा ये। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अगर तुम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, द टाइप ऑफ बिजनेस इज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सामान को, उसे मशीन चाहिए, प्लांट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, है ना, तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ से लेके वहाँ बेच रहा है, तो भैया उसका कुछ नहीं है, वो तो गाड़ी में माल रखेगा, वहाँ बेच के आ जाएगा, उसकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आप एक कंपनी हो जो क्लास ट्रेडिंग कंपनी है तो उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, बिकॉज ट्रेडिंग कंपनी को कोई प्लांट मशीनरी नहीं चाहिए, कोई फिक्स असेट नहीं चाहिए, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बट हाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चाहिए क्लास, उन्हें बहुत पैसा चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। बड़े स्केल पे काम कर रहे हो आप, बड़ा व्यापार है, देशों में फैला हुआ है, कई देशों में, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। छोटा सा व्यापार है, एक ही जगह क्लास आप काम कर रहे हो बैठ के, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगला है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव यूज करते हो, कैपिटल इंटेंसिव समझते हो ना क्लास क्या होता है, यूज ऑफ मशीनरी। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हो तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हो, आप लेबर से काम करवाते हो, तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। मतलब फिक्स असेट आपको कम खरीदना है, लेकिन मशीन से काम कराते हो तो फिक्स असेट ज़्यादा खरीदना है। फिक्स असेट ज़्यादा खरीदना है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, फिक्स असेट कम खरीदना है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आप एक ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं जल्दी जल्दी, तो भैया आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको भी अपने वर्कर्स को नए लैपटॉप देने पड़ेंगे, नई मशीनरी देनी पड़ेगी, नया सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो, तो भैया फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, सीधी सी बात है। Industry in which technology upgradation is fast need more amount of fixed capital. When new technology invented, they need to buy new plant. Whereas those company whose technology upgradation is slow, they require less capital as they can manage with old machine. तो जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों से, पुरानी मशीन से काम कर सकते हो, वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और जहाँ पे नहीं कर सकते वहाँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगला है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आप चाहते हो कि आप भैया ग्रो करो और कल को तुम्हारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कल को तुम आगे बढ़ सकते हो, तो भैया तुम्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। लाइक मैं मान लो क्लास, एक नॉर्मली क्लास मेरे एक चैनल है, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं कोई स्टार्टअप बनाना चाहूँ, कल को मैं मेरे 10 चैनल हो और 10 टीचर आके मेरे यहाँ पढ़ाएं, तो ग्रोथ करना चाहता हूँ। मैं साइंस भी पढ़ाऊँ, कॉमर्स के साथ साथ, 12th के साथ साथ 11th है, बीकॉम है, 10वीं ग्रेजुएशन के बाद की चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें अगर मैं चाहूँ कराने के लिए, तो भैया मुझे ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी उस सिचुएशन में। लेकिन नहीं, मैं सोचता नहीं, मैं कॉमर्स के बच्चों का ही भला करूँगा भैया, मैं जो मेरे हाथ में मैं वही अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मैं दूसरी गारंटी नहीं ले सकता, तो क्लास फिर मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगेगी, सीधी सी बात है। तो जो कंपनी के पास ग्रोथ प्लान्स है, कल को वो चाह रहा है एक्सपेंड करना अपने बिजनेस को, तो उनको भैया क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और जो ऐसा नहीं चाह रहा उसे फिक्स कैपिटल कम चाहिए, तो ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगला है एसेट अवेलेबल ऑन लीज। लीज का मतलब लंबे समय के लिए किराए पे, ठीक है। If assets available on lease or EMI, then company would require less fixed capital. अगर मुझे EMI पे एसेट मिल जाएगी, मेरे को एक एसेट खरीदनी है जो 3 करोड़ की है, ठीक है, एक प्रिंटिंग करने के लिए एसेट चाहिए, छपाई करने के लिए, वो 3 करोड़ की है। अभी अगर मुझे EMI पे मिल जाता है, 10 साल 20 साल की EMI पे मिल जाता है ना, इंस्टॉलमेंट से मिल जाता है, तो मुझे इकट्ठा इतनी बड़ी रकम नहीं चाहिए, मैं हर साल थोड़ा थोड़ा सा क्लास क्या करूँगा, पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं मिलता तो भैया मुझे उधार लेना पड़ेगा, मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। So if asset available on lease or EMI, then company would require less fixed capital. And if leasing facility is not available, then company required more fixed capital as they have to pay lump sum amount for the asset. तो उन्हें क्लास lump sum amount देना पड़ेगा, तो उनको fixed capital की requirement क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर। जब
मैं अकेले कोई काम करूंगा तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मैं अपने साथ पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करूंगा तो पैसे वो भी लेके आएगा, तो मुझे क्लास फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी विच इज गोइंग टू बी कोलैब विद द अदर कंपनी, तो उसको कम चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, आज मैं एक काम कर रहा हूँ, कल को मैं 4 काम करना चाहूँ, मैं ये भी करूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में रियल एस्टेट का काम भी करूँ, साथ में मतलब स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग भी देने लगूँ, साथ में और भी सीए के डोमेन में भी आ जाऊँ, सीएस में भी आ जाऊँ, तो मैं और अपने डोमेन्स को बढ़ा रहा हूँ, तो भैया उस सिचुएशन में मुझे फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज कम चाहिए। अ कंपनी प्लान टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस ऑपरेशन, वो नए नए प्रोडक्ट में लॉन्च कर रही है, हम ये वाला सामान बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, और डील विद द मल्टी प्रोडक्ट, देन इट रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। अगर आप मल्टी प्रोडक्ट में डील करोगे तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, एंड वाइस वर्सा, नहीं करते तो आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए। तो ये है क्लास फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट के अलग अलग फैक्टर्स। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड एवरीथिंग विल फिनिश्ड, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, इट रेफर्स टू द एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। सीए माइनस सीएल क्या आता है क्लास? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? जिस दिन तुमने रॉ मटेरियल खरीदा उसे पूरा फिनिश किया और उससे पैसे ले लिए, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। जिस दिन आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के बाद उसको बेचा, बेच के आपने पैसे भी ले लिए, डेटर से, बीआर से, सबसे पैसा कलेक्ट कर लिया। तो जिस दिन तुमने कच्चा माल खरीदा था और जिस दिन तुमने उसे पैसों में कन्वर्ट कर दिया, फिनिश गुड्स बना के बेच के, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। सो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली क्या है? एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कलेक्शन ऑफ कैश, कैश फ्रॉम द रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से। लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, लॉन्गर विल द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा है, हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होगी। एक साइकिल, ये सब क्लास वर्किंग कैपिटल है। एक साइकिल बनाने में भी क्लास 1 महीने का समय लग जाए, लेकिन एक कार बनाने में क्लास 4 महीने का समय भी लग सकता है, क्योंकि कार बनाने में समय ज़्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा उसमें, और ये बनाने में वर्किंग कैपिटल कम, और इससे कम क्लास समोसा बनाने में वर्किंग कैपिटल 1 दिन के अंदर ही क्लास ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर समोसा बन जाएगा आपका, और बेच के उसे पैसा भी कमा लोगे। सुबह मैदा लेके आए, शाम को समोसा बेचा, खत्म बात, पैसा आ गया। वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ 1 दिन का है। तो बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए चाहिए, सिंपल सी बात है। फिक्स कैपिटल वो पैसा जो फिक्स एसेट को खरीदने के लिए चाहिए। तो हमें हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यानी वो फैक्टर्स हमको बताएंगे कि भैया हमारे बिजनेस में हमको कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। तो सबसे पहला है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। The amount of operating working capital directly depend upon the length of the operating cycle. If operating cycle is long, then more working capital is required, whereas operating cycle having short operating cycle, whereas companies having short operating cycle, the working capital requirement is less. तो वर्किंग कैपिटल ये रहा, आपने रॉ खरीदा, वर्क इन प्रोग्रेस, उसको स्टॉक में बनाया, फिर आपने सेल्स किया, डेटर बीआर आए, फिर उनसे आपने 3 महीने में पैसे कलेक्ट कर दिए, अगर 3 महीने में लेते हो तो ये जो पूरा साइकिल है, जो पूरा का पूरा पीरियड है, इसी को कहते हैं क्लास ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होगी। ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटा होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्लास नेचर ऑफ बिजनेस। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, जो ट्रेडिंग कंसर्न है और रिटेल शॉप है, उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होती है, क्योंकि वो बनाते नहीं है सामान, वो तो लाके बेच देंगे बस। रिटेल की शॉप होती है ना आपकी दुकान में, आपके आसपास मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं, उनके पास वो लोग नहीं बनाते सामान वगैरह, उनको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, वो तो लाते हैं, बेचते हैं 5 रुपये 10 रुपये का मार्जिन रख के। तो अगर ऐसी कंपनी, तो वर्किंग कैपिटल लेस चाहिए, बिकॉज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज स्मॉल। द होलसेलर एज कंपेयर टू रिटेल वर्कशॉप रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल, क्लास उनको लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। जो होलसेलर्स हैं वो बहुत सारा माल रखते हैं, अपने होलसेलर ना लाखों रुपए का माल रखता है दुकान में, रिटेलर बहुत कम रुपए का माल रखता है, तो उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, होलसेलर को ज़्यादा चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत सिंपल है, जो बड़े स्केल पे काम कर रहा है, बड़े लेवल पे काम कर रहा है, उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जैसे उसको फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए था। और छोटे लेवल पे काम कर रहा है, स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, ध्यान समझना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या बूम है ना, इन्फ्लेशन और बूम है, ड्यूरिंग बूम पीरियड मार्केट हैव मोर डिमांड, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, दुकान में ज़्यादा माल रख के आना पड़ेगा,
तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दिवाली के टाइम पे मिठाई वाले के पास भरपूर दुकान भरी होती है, इसका मतलब उसने ज़्यादा पैसा लगाया स्टॉक में, तो उसकी वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, उसको ज़्यादा चाहिए। वो बोलेगा भैया मुझे दिवाली पे उधार दे दो 5 लाख, दिवाली खत्म होते ही मैं तुम्हें ब्याज के साथ लौटा दूंगा, क्यों, सारा माल बिक जाएगा मेरा। तो दिवाली में माल बिकेगा, हर कोई मिठाई खरीदता है, हर कोई कपड़े खरीदता है, हर कोई पटाखे खरीदता है, हर कोई क्लास जो लाइट्स है, दिया है, कैंडल्स है, खरीदता है। तो आप ज़्यादा पैसे लगाओ, दुकान को भरा भरा एकदम दिखाओ, ज़्यादा पैसे लगाओ, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगाओ, ज़्यादा माल बिकेगा, सब लोग खरीदने को रेडी रहते ही हैं उस समय। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, बूम है, कोई सेलिब्रेशन है या कुछ खास दिन है, तो भाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन है, मंदी है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। During boom period, the market have more demand, more production, more stock, which means more working capital is required. Whereas during a depression period, जहाँ पे जॉब नहीं है, जहाँ पे मंदी है, डिफ्लेशन है, लो डिमांड, लो स्टॉक इज मेंटेन, सो वर्किंग कैपिटल इज लेस रिक्वायर्ड, सो लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो वर्किंग कैपिटल तुम्हारे बिजनेस को कितना चाहिए, ये क्लास तुम्हारे बिजनेस साइकिल पे भी डिपेंड करेगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे डिपेंड करेगा। अगला है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक, एक ही बात है। कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव रिक्वायर्ड मोर वर्किंग कैपिटल। लेबर इंटेंसिव जो कंपनी यूज कर रही है ना, उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो कम है, बट क्योंकि वो हाथों से काम कर रहे हैं वेस्टेज ज़्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं उनके लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो एज कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने वालों से कम है, लेकिन फिक्स कैपिटल उनकी ज़्यादा है, तो ध्यान रखना। तो कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव नीड मोर वर्किंग कैपिटल, और क्लास अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रही है तो नीड लेस वर्किंग कैपिटल। अगला ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, सीधी सी बात है, ये पॉइंट बिल्कुल कॉमन है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो फ्यूचर में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल की भी ज़्यादा चाहिए। बट अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तुम्हारे पास आगे चल के, तुम्हें लग नहीं रहा कहीं कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जैसे चल रहा है वैसे चलता चला जाएगा बिजनेस आपका, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। क्रेडिट अलाउड, बहुत अच्छा पॉइंट है क्लास, ये दो पॉइंट, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ध्यान समझना। इफ अ कंपनी इज अलाउड क्रेडिट फैसिलिटी, अगर मान लो एक कंपनी है जो ग्राहकों को उधार देती है, चलो ले लो उधार, ले लो उधार, तो अब हमने तो सबको उधार दे दिया, पर हम माल कहाँ से लाएंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्यों, हमने तो उधार दिया है, उनसे पैसा 3 महीने में आएगा, हमें तो आज ही माल खरीद के रखना है दुकान में, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर हमें एक ऐसी कंपनी जो क्रेडिट नहीं दे रहे, उधार नहीं देंगे, भैया नगद लाओ नगद लाओ, तो हमारे पास पैसा आ गया तो हम तुरंत खरीद के लिए आएंगे अपने माल को, कच्चा माल जो भी है, रॉ मटेरियल जो भी हम खरीद के लिए आएंगे, तो हमें क्लास किसी से वर्किंग कैपिटल उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो वो कंपनी जो उधार देती है लोगों को, भैया उन्हें उधार लेके माल खरीदना पड़ेगा, उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और जो कंपनी उधार ही नहीं देती, कहते नहीं भैया नगद, तो भैया उनके पास हाथ में पैसा आता है, तो उनको उतना माल खरीद के लेके आना है, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, वो उसी पैसे से खरीद लेंगे, है कि नहीं। So if a company is allowed credit facility to its customer, then it require more working capital. Whereas if company not allowed credit facility to its customer, then it require less working capital. Because in that case, company can arrange fund from cash sales. तो cash sales से arrange हो जाता है, ये उसकी payment कर देते हैं, इन्हें working capital कम चाहिए। लैंग्वेज देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपके लिए रखी हुई है, ताकि आप जब लिखोगे एग्जामिनेशन में, हेडिंग याद करो, अंदर का अपने आप लिखो। हेडिंग भी इसलिए याद करना है कि केस स्टडी पढ़ के समझना पड़ेगा कि हेडिंग क्या मांग रहा है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं, मुझे इजीली उधार मिल जाता है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, मैं बैंक से लोन लेके माल नहीं खरीदूंगा, मुझे उधार मिल जाता है। लेकिन अगर मुझे उधार नहीं मिलता है, मुझे कोई उधार नहीं देता, तो मेरी मजबूरी है भैया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, नहीं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। इफ अ कंपनी कैन अवेल लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स सप्लायर, देन इट रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए उधार मिल जाता है, तो भैया मैं माल बेच के पेमेंट कर दूंगा, मुझे बैंक से लोन लेना नहीं पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वेयर एज इफ क्रेडिट इज नॉट अवेल और अवेल फॉर ए शॉर्ट टर्म, मुझे उधार नहीं मिलता है, बहुत कम समय के लिए मिलता है, तो भैया फिर मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायर ई क्लास लेस नहीं मोर है, रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लास ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लेस तो ये था, ये मोर है। अब प्रैक्टिकली तुम समझो, मान लो क्लास मुझे लंबे समय के लिए उधार मिल गया, तो मैं बैंक से उधार क्यों लूंगा, मैं उस माल को बेच के पेमेंट कर दूंगा, जिससे मैंने उधार माल खरीदा है, सप्लायर से माल खरीदा है। दिल्ली वाले मुझे माल उधार दे देते हैं, सारा दुकान का स्टॉक जो है, कहते हैं तुम बेचो फिर पैसे दे देना, तो मैं बैंक से क्यों जाऊंगा उधार लेने, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी मेरे को। लेकिन अगर मुझे उधार नहीं दे रहे,
तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मतलब पैसे चाहिए मुझे, मैं उनसे लेके आऊंगा, फिर मैं इनको दूंगा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई। तो अगर एक कंपनी को मिल जाता है लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट, तो उसे वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, फिर नहीं मिलता तो क्लास वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। Sometime unavailability of raw material or lack of supply of raw material, a producer need to maintain large amount of stock of raw material, so it required more working capital। ध्यान समझना, अगर हम लोगों को रॉ मटेरियल कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, मुझे पता है कि यार ये माल खत्म हो गया, ये माल दोबारा नहीं आएगा, तो मुझे दुकान में भर भर के वो माल रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है बाद में नहीं मिलेगा वो, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट है रॉ मटेरियल को लेके आना, तो कल को हमारा काम धंधा बंद ना हो जाए कहीं रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से, तो हम वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखेंगे। और लेकिन अगर आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है, यार ठीक है ले आएंगे कल ले आएंगे, थोड़ा माल खत्म होगा फिर ले आएंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको फिर कम चाहिए, ठीक है। Whereas if there is no fear of shortage, कोई डर नहीं कि कल को माल खत्म हो जाएगा, तो क्लास आप आसानी से लेस स्टॉक मेंटेन करोगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, सीधी सी बात है, कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। क्यों? कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों ने माल भर भर के रख रखा है, बहुत कंपटीशन, अगर मेरी दुकान में माल नहीं रहेगा तो ग्राहक चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, तो कंपटीशन बहुत है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, मुझे ज़्यादा माल दुकान के अंदर भर के रखना पड़ेगा। गली मोहल्ले में अगर एक ही दुकान है ना, तो जो भी अगर आज माल नहीं है तो ग्राहक कल आके आपसे लेगा, मजबूरी है ग्राहक की। लेकिन 10 दुकानें हैं तो तुम्हें दुकान के अंदर माल भर के अच्छे से रखना पड़ेगा, ताकि ग्राहक आए तो उसे सामान मिले, नहीं तो किसी और से ले लेगा, बार बार फिर उसी से लेगा, तुम्हारा नुकसान है। In a highly competitive market, a firm has to maintain large amount of stock because they are following liberal credit policy. Even उधार भी देते हैं तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए उनको। Whereas in less competition, जहाँ पे competition नहीं, आप ही मालिक हो, मोनोपोली सिंगल सेलर हो आप, तो क्लास आप लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा आपको, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे नहीं रखोगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से चलाओगे उसको, ठीक है भैया एक ही दुकान है तो है, माल नहीं है तो नहीं है, ग्राहक क्या करेगा। लेकिन 10 दुकानें हैं तो तुम बोलोगे नहीं हो, कहीं और चला जाएगा। इसीलिए अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कंपटीशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। ओके, चलो फाइनली हमने क्लास अपने इस चैप्टर को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। आई होप आप भी क्लास इसको अच्छे से लर्न करके पढ़ के समझ के आओगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल से चांसेस बन जाते हैं कई बार एक क्वेश्चन आने का, तो आप इसको पढ़ के समझ के अच्छे से जाना, यहाँ से क्लास क्वेश्चन पूछा सकता है। और काफ़ी पॉइंट्स थे, मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपसे, ताकि कुछ भी ना छूटे, ठीक है। मिलते हैं क्लास, अगर आप इनमें से एक आध पॉइंट स्किप कर जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने हद से ज़्यादा पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, तो आप एक आध पॉइंट रह भी जाते तो परेशान मत होना, जो बाकी पॉइंट्स है उससे ही कवर हो जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो पढ़ के समझ के याद करके आना। चैप्टर मुश्किल है, आई नो, बिल्कुल अलग है लीग से हट के, कंपनीज के रियल लाइफ की बात है ये, तो आप एक हफ्ते का टाइम लगभग दो इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करने में, एक कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पे सुबह आधा घंटा दो, रिवीजन करो, आराम चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, अगर समझ आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।